फार फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 प्रस्तावना। इस एक्ट का संबंध संविदा कृषि से है, जिसके अंतर्गत किसान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी किसी कंपनी, थोक विक्रेता, बड़े रिटेलर्स, निर्यातक आदि से अनुबंध करके किसी विशेष कृषि फसल का उत्पादन करते हैं। विभिन्न विवादों के मद्देनज़र सरकार द्वारा इस एक्ट को हाल ही में वापस लेने के लिए कहा गया है। मुख्य प्रावधान। इस एक्ट के अंतर्गत किसान सीधे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की किसी इकाई, थोक विक्रेता, बड़े रिटेलर्स, निर्यातक आदि के लिए किसी विशेष कृषि फसल का उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, किसानों को पूर्व निर्धारित कीमत प्राप्त होती है। तीसरा, कंपनियां और अन्य लोग जिनके साथ किसानों द्वारा संविदा कृषि की जाती है, वे किसानों को तकनीकी और अन्य सहायताएं प्रदान कर सकते हैं। इस एक्ट में इन अन्य सुविधाओं को फार्म सर्विसेज के नाम से संबोधित किया गया है। विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निराकरण प्रणाली का प्रावधान किया गया है। संभावित लाभ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार होगा। बाजार जोखिम का स्थानांतरण, ट्रांसफर, किसानों से स्पॉन्सर्स जिनके साथ किसान संविदा कृषि करते हैं। इसका कारण ये है कि अनुबंध करते समय संबंधित कृषि की कीमत निर्धारित कर दी जाती है, जिसका भुगतान किसी भी स्थिति में स्पॉन्सर्स को करना पड़ता है। किसानों को तकनीकी और अन्य सहायताएं प्राप्त होती है, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलता है। समष्टिगत स्तर पर छोटे खेतों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी आदि। संख्याएं। डाउट्स। इस अधिनियम के संदर्भ में किसानों और अन्य लोगों द्वारा निम्न दो मुख्य शंकाएं अभिव्यक्त की गई है। यह कहा गया है कि संविदा करते समय कीमत को निर्धारित करने में छोटे किसान दबाव में आ सकते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों का पक्ष पलड़ा छोटे किसानों पर भारी पड़ सकता है। ई नैम स्टेट एपीएमसी एक्ट कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। यह कृषि को स्थानीय महत्व का विषय मानते हुए ऐसे प्रावधानों और नियमों को लाने की कोशिश करता है जिनसे प्रभावित होकर कृषि क्षेत्र के किसानों को उसी क्षेत्र की एपीएमसी मंडी में अपना माल बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। ई नैम उपर्युक्त समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है और यह एपीएमसी मंडियों को बनाए रखते हुए कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। ई नैम की शुरुआत 2016 में की गई थी और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि मार्च 2018 से अंत तक 585 एपीएमसी मंडियों को ई नैम से जोड़ दिया जाएगा और यह ध्यान देने योग्य है कि यह लक्ष्य समय पूर्व प्राप्त हो गया है। वर्तमान में 1000 एपीएमसी मंडियां इस व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। कार्य प्रणाली फंक्शनिंग। ई नैम एपीएमसी मंडियों, किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों, बड़े क्रेताओं, उत्पादकों, निर्यातकों आदि को एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आपस में जोड़कर इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की उपलब्ध बाजार सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए भागीदारी करने वाले लोग पारदर्शिता पूर्वक कृषि वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। इस प्रणाली में होने वाले लेन देन संबंधित एपीएमसी मंडियों के मार्ग से किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में एपीएमसी मंडियों को विपणन शुल्क मार्केटिंग फीस मिलता रहता है। किसी भी राज्य को अपनी एपीएमसी मंडियों को इस व्यवस्था से जोड़ने के लिए स्टेट एपीएमसी एक्ट में संशोधन करके निम्न 3 बातों का प्रावधान करना पड़ता है। 1 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को अनुमति देना। दूसरा, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस की व्यवस्था को लागू करना। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस को लागू करना। संभावित लाभ। किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार होगा। कृषि वस्तुओं की बर्बादी रोकने में मदद मिलेगी। कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय साझा बाजार के रूप में कार्य मिलेगी आदि। नोट। ई नैम का संचालन SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है और यह ध्यान देने योग्य है कि कर्नाटक में राज्य स्तर पर पहले से ही ऐसी ही एक व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है और इसे रिम्स राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से संबोधित किया गया है। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज
की मुख्य विशेषताएं बताएं। भारत में संविदा कृषि लागू करने के तर्क धार क्या है। अगला क्वेश्चन, ई नैम से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में सहायक है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसानों को कृषि वस्तुओं का विपणन करने में कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारत में कृषि वस्तुओं के विपणन को बेहतर करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कदम उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, वायदा कारोबार फ्यूचर्स मार्केट से आप क्या समझते हैं और किसान इसका किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रस्तावना। भारत में लोगों को उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने तथा उनके पोषण के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 47 पीडीएस का प्रयोग एक मुख्य उपकरण के रूप में किया गया है। भारत में पीडीएस न केवल खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखती है बल्कि उनके सामाजिक वितरण सोशल डिस्ट्रीब्यूशन को भी सुनिश्चित करती है। भारत में पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार की भूमिका आवश्यक वस्तुओं का अधिग्रहण, प्रोक्योरमेंट, भंडारण तथा बड़ी मात्रा के वितरण के बिंदु पॉइंट ऑफ बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन तक वस्तुओं को पहुंचाने की होती है, जबकि राज्य सरकारों की भूमिका बड़ी मात्रा के वितरण के बिंदु से आवश्यक वस्तुओं को उठाने, उन्हें उचित मूल्यों की दुकानों तक पहुंचाने और यह सुनिश्चित करने की होती है कि वे उपभोक्ताओं को उचित समय पर उपलब्ध हो जाएं। यह ध्यान देने योग्य है कि आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए कीमतों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन कीमतों को CIP सेंट्रल इशू प्राइस कहा जाता है। केंद्रीय निर्गमन कीमतें जिन कीमतों पर केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं का अधिग्रहण किया जाता है उन्हें प्रोक्योरमेंट प्राइसेज अधिग्रहण कीमतें कहते हैं। वर्तमान समय में MSP के आधार पर ही आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में अधिग्रहण हो जाता है, इसीलिए अधिग्रहण कीमतों को लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वालिटी P1 ये क्वालिटी इधर मात्रा और इधर प्राइस कीमत P1 P2 P3 और MSP प्लस बोनस Q1 Q2 Q3 ये सप्लाई कर्व आपूर्ति वक्र। भारत सरकार कुछ इम्पोर्टेंट NGO सर्च करिए और PUCL पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। भारत की पीडीएस में मुख्य कमजोरियां। भारत की पीडीएस विभिन्न प्रकार के कमजोरियों और समस्याओं से ग्रसित है, जिसके कारण यह भारतीय जनता के पोषण के उचित स्तर को बनाए रखने में लगभग विफल हो गई है और इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। भारत में पीडीएस की लोकप्रियता को लेकर पारदर्शिक असंतुलन देखने को मिलता है, जिसका एक बड़ा कारण राज्यों सरकारों के इस प्रणाली के क्रियान्वयन को लेकर अंतर है। दक्षिणी भारत के राज्यों में इस प्रणाली के अंतर्गत लोगों द्वारा आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का स्तर 80 से 100% है, जबकि उत्तरी भारत में यह अनुपात 35 से 50% है। स्पष्ट है कि यह प्रणाली उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत के राज्यों में अधिक लोकप्रिय है। पूर्व NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा आयोजित किए गए उपयोग सर्वेक्षणों से ये पता लगता है कि निर्धन लोग अपनी आवश्यकताओं के केवल 25% भाग को ही पीडीएस से पूरा कर पाते हैं। स्पष्ट है कि निर्धन लोग पीडीएस का सीमित मात्रा में ही लाभ उठा सकते हैं। तीसरा, यह देखा गया है कि एक्सक्लूजन ईरर्स और अन्य कारणों से अधिक आय वाले लोग इस प्रणाली का अधिक लाभ उठा लेते हैं और इस प्रकार इस प्रणाली में प्रतिगामिता रिग्रेसिवनेस उत्पन्न हो रही है, जो कि सामाजिक न्याय की संकल्पना के विरुद्ध है। कई बार पीडीएस में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता सही नहीं होती है, जिसके कारण लोगों की उन्हें खरीदने के प्रति रुचि कम हो जाती है। वस्तुओं की गुणवत्ता के कमज़ोर होने के पीछे निम्न 2 कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला, वस्तुओं को खरीदते समय FAQ फेयर अरेंज क्वालिटी के मानकों को ठीक से ध्यान में नहीं रखना। दूसरा, वस्तुओं का सही ढंग से भंडारण नहीं करना। महात्मा बुद्ध अव्यक्तानि नॉन एक्सप्रेसिव। तीसरा, पीडीएस में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं का एक बड़ा भाग 46.7% खुले बाजार में रिस लीकेज हो जाता है। मणिपुर में रिसाव का स्तर 97.8% है और दिल्ली में 82.6% पाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये 0% पाया गया है।
चौथा, पीडीएस के माध्यम से वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने की लागत काफ़ी ऊंची है, जिसके कारण इम्प्लिसिट सब्सिडी निहित सब्सिडी का स्तर ऊंचा हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार इस प्रणाली के माध्यम से 1 रुपये की मूल्य की वस्तु को लोगों तक पहुंचाने की लागत रुपये 3.65 आती है। इस प्रकार भारत की पीडीएस विभिन्न प्रकार की समस्याओं और कमजोरियों से ग्रसित है, अतः इसमें सुधारों के लिए एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण जरूरी है। पीडीएस में सुधारों की भावी रणनीति। भारत में पीडीएस में सुधारों के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। पीडीएस का आधार कार्ड योजना के साथ बेहतर ढंग से समन्वय होना चाहिए। उपर्युक्त संदर्भ में केंद्र सरकार बापू बायोमेट्रिकल ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपडेट परियोजना प्रोजेक्ट के अंतर्गत राशन की दुकानों में पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के प्रयोग पर जोर दे रही है, ताकि लाभार्थियों की सही पहचान हो सके और बोगस राशन कार्डों की समस्या से निजात मिल सके। कई लोगों द्वारा विभिन्न आधारों पर बापू की आलोचना की जाती है, जैसे कि फर्स्ट, बापू से लाभार्थियों के स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को तो रोका जा सकता है, लेकिन मात्राओं के स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता है। दूसरा, कई बार टेलीकॉम सिग्नल पर्याप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण पीओएस मशीनें ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार लोगों के फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हो पाता है। विशेष रूप से श्रमिक बल के मामलों में लोगों को हताश का सामना करना पड़ता है। भारत में पीडीएस का प्रत्येक अवस्था पर कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए। उचित मूल्य के दुकानों के संचालकों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे वस्तुओं के वितरण, उपलब्ध स्टॉक आदि के बारे में साप्ताहिक विवरण तैयार करें और उसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें। पीडीएस में सुधार CSCM A B E से D से C से B से A और A से CS से CM सिंगल यूनिट और लेजिस्लेटिव बॉडी अपोजिशन लेजिस्लेटिव बॉडी के नीचे लोकयुक्त, इसके नीचे ओम्बुड्समैन के नीचे कमेटी में अपोजिशन गवर्नमेंट मेंबर्स, सेक्रेटरी, जज etc। तीसरा, उचित मूल्य की दुकानों का विनिजीकरण प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। विनिजीकरण के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों का संचालन सामाजिक संस्थाओं को सौंपा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट 122 टन सेल, नो लॉस नो प्रॉफिट, डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। 5, उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें सप्ताह के सभी दिनों के लिए खोला जाना चाहिए। 6, लोगों को किस्तों में वस्तुएं खरीदने की छूट देने पर विचार किया जा सकता है। उचित मूल्य की दुकानों में नॉन पीडीएस वस्तुओं को बेचने की छूट देने पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि असम के सरकार के द्वारा अमर दुकान के मॉडल के अंतर्गत किया गया। उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों का कमीशन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। पीडीएस में कैश ट्रांसफ़र व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाना चाहिए आदि। पीडीएस सुधारों का छत्तीसगढ़ मॉडल। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा पीडीएस में किए गए सुधार अन्य राज्यों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के द्वारा इन सुधारों को लागू करने की दिशा में कार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ के निम्न सुधार मुख्य है। 1 में उचित मूल्य के दुकानों का विनिजीकरण, वजन तोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग। 3, पीडीएस वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों में जीपीएस का प्रयोग और उन पर पीले रंग की पुताई। SMS अलर्ट सिस्टम का प्रयोग। रायपुर, दुर्ग आदि शहरों में स्कोर पीडीएस का प्रयोग। इसके अंतर्गत संबंधित शहर का व्यक्ति किसी भी राशन का दुकान उसी शहर से पीडीएस वस्तुएं खरीद सकता है। और इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ में एक नारा दिया जाता है, हर दुकान आपकी दुकान। कोर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। पीडीएस सुधारों में पीपीपी मॉडल का प्रयोग। पीडीएस सुधारों का राजस्थान मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसके द्वारा पीडीएस सुधारों में पीपीपी मॉडल का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में राजस्थान की सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में निजी क्षेत्र के एक व्यावसायिक समूह फ्यूचर ग्रुप के साथ पीपीपी अनुबंध किया गया है। इस मॉडल के अंतर्गत फ्यूचर ग्रुप चयनित की गई राशन की दुकानों के संचालकों के रिटेल में प्रशिक्षण दिया जाता है और इन दुकानों में फ्यूचर ग्रुप कॉस्मेटिक्स, फूड, स्टेशनरी आदि से जुड़ी ब्रांडेड वस्तुओं का विक्रय कर सकता है और इन दुकानों को अन्नपूर्णा भंडारों के नाम से संबोधित किया जाता है। कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण इन दुकानों को रूरल मॉल्स के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये देखा गया है कि इस मॉडल के लागू होने से न केवल लोगों को कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो पा रही है बल्कि राशन की दुकानों के संचालकों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। उपर्युक्त के बावजूद कुछ लोगों के अनुसार खाद्य सुरक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निजी क्षेत्र पर अधिक निर्भरता उचित नहीं और ये हो सकता है कि लोगों को नॉन पीडीएस वस्तुएं खरीदने के शर्त पर पीडीएस वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाएं। कैश ट्रांसफ़र एंड पीडीएस रिफॉर्म्स, नकद हस्तांतरण और पीडीएस सुधार। रिसाव लीकेज प्रस्तावना। भारत में पीडीएस में रिसाव लीकेज के उच्च स्तर 46.7% के मद्देनज़र इस बात का सुझाव दिया जाता है कि सस्ती वस्तुओं के रूप में दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी को कैश ट्रांसफ़र के रूप में उपलब्ध करवा दिया जाए। एफसीआई की पुनर्संरचना के विषय पर गठित शांता कुमार समिति द्वारा यह कहा गया था कि यदि पीडीएस में कैश ट्रांसफ़र को लागू किया जा सकता है तो भारत सरकार को प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। संभावित लाभ एक में पीडीएस में रिसाव की समस्या समाप्त हो जाती है। दूसरा, सरकारी खर्च कम हो जाता है। तीसरा, लोगों को बेहतर खाद्य पसंदगी, बटर फूड चॉइस। उपर्युक्त के अलावा मुरलीधरन का निम्न वक्तव्य महत्वपूर्ण है। कैश ट्रांसफ़र इज फास्टर, प्रिडिक्टेबल एंड लेस करप्ट। प्रिडिक्टेबल मतलब पूर्वानुमान लगाने योग्य। चुनौतियाँ। कैश ट्रांसफ़र का प्रयोग लोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं जैसे कि शराब का सेवन आदि। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार और सेवा नामक एनजीओ द्वारा दिल्ली के एक क्षेत्र पर किए गए अनुसंधान के निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। इस अनुसंधान में यह पाया गया कि कैश ट्रांसफ़र को लागू करने के बाद शराब की बिक्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों द्वारा मछली और अंडों का उपभोग भी बढ़ाया गया और इस प्रकार लोग बेहतर खाद्य पसंदगी, बेटर फूड चॉइस को लागू कर रहे थे। यदि उपर्युक्त के बावजूद ऐसा लगता है कि लोगों द्वारा कैश ट्रांसफ़र का दुरुपयोग किया जा सकता है, ब्राज़ील के एक लोकप्रिय कार्यक्रम बोल्सा फैमिलिया के पैटर्न के आधार पर सीसीटी कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र हाल ही में सरकार द्वारा ई रूपी की अवधारणा को शुरू किया गया है और इसमें सरकार द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक लाभ व्यक्ति और उद्देश्य पर्पस विशिष्ट होते हैं, अर्थात न तो अन्य व्यक्ति और न ही अन्य उद्देश्य के लिए इन लाभों को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन, इंटरनेट, बैंक अकाउंट आदि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, मुद्रास्फीति की स्थिति में कैश ट्रांसफ़र की क्रय शक्ति कमज़ोर हो जाती है और इस संदर्भ में CFPI कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जैसे सूचकांकों को आधार बनाया जा सकता है। तीसरा, भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कैश ट्रांसफ़र अधिक उपयुक्त नहीं है। इन क्षेत्रों के लिए वस्तुएं भौतिक रूप से उपलब्ध करवाई जा सकती है। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और इस संदर्भ में NFSM नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आदि कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैश ट्रांसफ़र को धीरे धीरे लागू किया जा सकता है। सबसे पहले यह फूड सरप्लस राज्यों में लागू किया जा सकता है। तदंतर इसे फूड डेफिसिट राज्यों में लागू किया जा सकता है। फूड सरप्लस और फूड डेफिसिट राज्यों के बीच में फूड ग्रिड का निर्माण किया जा सकता है और इसके अलावा लोगों को कैश एंड काइंड में चुनाव का विकल्प दिया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड इंट्रो 2018 से 19 में अनुमति, शुरुआत अगस्त 2019, 4 राज्यों से। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक कदम। बी में फंक्शनिंग कार्यप्रणाली। यह राशन कार्ड की इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट
पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इस परियोजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति देश की किसी भी राशन के दुकान पे वस्तुएं खरीद सकता है और इसके लिए निम्नलिखित दो पोर्टल बनाए गए हैं। फर्स्ट, IMPDS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी। दूसरा, अनवितरण इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी। संभावित लाभ, माइग्रेंट वर्कर्स को सर्वाधिक लाभ। दूसरा, PDS से नहीं उठाई जाने वाली मात्राएं खुले बाजार में विवर्तित नहीं होगी। तीसरा, NFSA के लाभार्थी परिवार किसी भी राशन की दुकान से अपनी वस्तुएं खरीद पाएंगे आदि। क्वेश्चन, भारतीय जनता के पोषण के उचित स्तर को बनाए रखने में PDS की भूमिका बताइए। क्या कारण है कि भारत में PDS इस भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है। क्वेश्चन अगला, PDS के अंतर्गत बापू से आप क्या समझते हैं और इसकी आलोचना क्यों की जाती है। क्वेश्चन, PDS में लीकेज की प्रॉब्लम्स पर टिप्पणी करें। आपके अनुसार इस समस्या को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन, CT और CCT में क्या अंतर है। भारत की PDS के लिए किसे लागू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्या PDS में PPP मॉडल लागू किया जा सकता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत की PDS में सुधारों के लिए एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण कीजिए। अगला क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड से आप क्या समझते हैं और भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। अगला क्वेश्चन, एनिमल रियरिंग क्वेश्चन है टॉपिक, एनिमल रियरिंग पशुपालन का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। प्रस्तावना, अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है और यह गरीबी निवारण, रोजगार संवर्धन, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य आदि दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, भारत के प्राथमिक क्षेत्र कृषि और संबद्ध गतिविधियां के GDP में पशुपालन क्षेत्र का योगदान 28.63% है। 2018-19 के लिए 2011-12 की कीमतों पर 2014-15 से 2018-19 की समय अवधि में इस क्षेत्र की CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 8.24 रही है और ये इस तरह से 100 से 105 5% और 5% CAGR। दूसरा, वर्ष 2018-19 की भारत की GDP में स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों पर इस क्षेत्र का योगदान 4.2% रहा है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार भारत में पशुओं की कुल संख्या 535.78 मिलियन पाई गई है, जो 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है। अर्थात 2012 से 2019 तक की समय अवधि में इस क्षेत्र की ग्रोथ रेट 4.6% रही है। पशुपालन का आर्थिक महत्व एवं उनका अर्थशास्त्र, पशुपालन की गतिविधि कृषि के साथ निकटता से जुड़ी हुई है और इस जुड़ाव से समन्वित ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है और ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह ध्यान देने योग्य है कि पशुपालन कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के आगत इनपुट्स उपलब्ध करवाता है, जैसे कि माल की ढुलाई के लिए पशु, ड्रॉट एनिमल्स, खाद, मैन्योर आदि। इसी प्रकार कृषि भी पशुपालन के लिए विभिन्न प्रकार की आगत उपलब्ध करवाती है, जैसे कि चारा, फोडर, भूसी, हस्क आदि। इस प्रकार कृषि और पशुपालन का आपस में यह संबंध समन्वित ग्रामीण विकास की आधारशिला के रूप में कार्य करता है, फाउंडेशन स्टोन। दूसरा, पशुपालन अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों में जीविकोपार्जन के महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है। भारत में लगभग 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन है, जबकि लगभग 86% किसान सीमांत और लघु प्रकार के हैं। ऐसी स्थिति में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पशुपालन जीविकोपार्जन के एक बड़े आधार के रूप में कार्य करता है। तीसरा, पशुपालन से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट और छिपी बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। अल्प रोजगार वह स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति को या तो योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है या पर्याप्त समय के लिए रोजगार नहीं मिलता है। भारत की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अल्प रोजगार का दूसरा पहलू अधिक प्रासंगिक है। पशुपालन को बढ़ावा देकर अल्प रोजगार की प्रभाव को कम किया जा सकता है। छिपी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें लोग बिना उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ कृषि कार्य
किसी कार्य में संलग्न रहते हैं। अन्य बातों के अलावा इसका एक बड़ा कारण रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की कमी होता है। यदि पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है तो इस चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। पशुपालन कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र टोटल प्रोडक्शन x1 + x2 9वें और 10वें की उत्पादकता 0 और 9वें की सीमांत उत्पादकता भी 0। चौथा, सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी पशुपालन महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि भूमि की तुलना में पशुधन लाइव स्टॉक का वितरण निर्धनों के पक्ष में होता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2003 में भारत के कुल ग्रामीण परिवारों में लगभग 48% परिवार सीमांत कृषक परिवार थे, लेकिन उनके पास कृषि योग्य भूमि का केवल 28% भाग ही था। जिसके विपरीत इन परिवारों के पास दुधारू पशुओं का लगभग 50% और छोटे पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी आदि का लगभग 67% भाग। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पशुधन का वितरण निर्धनों के पक्ष में होता है। यदि पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है तो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। महिला कल्याण और सशक्तिकरण की दृष्टि से भी पशुपालन महत्वपूर्ण है। पशुपालन ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा विकल्प है। छठा, पशुपालन के माध्यम से निर्धन लोग नियमित रूप से नकदी आय कैश इनकम प्राप्त कर सकते हैं। पशुधन पूंजी का एक भंडार होता है और फसल हानि की स्थिति में बीमा के समान सुरक्षा देता है। आठवां, पशुपालन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से निर्धन लोग आसानी से प्रोटेक्शन और कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आय से डायरेक्ट स्वास्थ्य पर जाए और ज्ञान से डायरेक्ट स्वास्थ्य पर, और पशुपालन करे वाला आदमी डायरेक्ट स्वास्थ्य पर चल जाए। इस प्रकार पशुपालन रोजगार, सामाजिक न्याय, समन्वित ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य आदि दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। विकास के सुझाव। भारत में पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सुझावों के हेतु निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। एक में भारत में पशुधन की अच्छी नस्ल ब्रीड के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उपर्युक्त संदर्भ में कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित मानव शक्ति के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन आदि कार्यक्रमों का संचालन अच्छी नस्ल के विकास के लिए किया जा रहा है। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, भारत में पशुओं की बीमारियों, विशेष रूप से मुंह, माउथ और खुर फुट की बीमारियों की रोकथाम पर अपेक्षित ध्यान देने की आवश्यकता है। उपर्युक्त के अलावा पशुओं के टीकाकरण, वैक्सीनेशन और नैदानिक सुविधाओं, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ के विकास पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं की बीमारियों की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा नेचुरल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तीसरा, भारत में अच्छी गुणवत्ता के चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। भारत में अधिकांश पशुओं कृषि और अन्य अपशिष्टों का अधिक प्रयोग करते हैं और इसके कारण वे मीथेन गैस का भी अधिक उत्सर्जन करते हैं। और ये ध्यान देने योग्य है कि COP26 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कृषिगत क्षेत्रफल भारत में अच्छी गुणवत्ता के चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। भारत में अधिकांश पशुओं कृषि और अन्य अपशिष्टों का अधिक प्रयोग करते हैं। इसके कारण वे मीथेन गैस का भी अधिक उत्सर्जन करते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि COP26 में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कृषिगत क्षेत्रफल के 4.6% भाग पर ही चारा उगाया जाता है, जबकि पूर्व योजना आयोग के अनुसार कुल कृषिगत क्षेत्रफल के कम से कम 10% भाग पर चारा उगाया जाना चाहिए। चौथा, वर्तमान में भारत के पशुपालन क्षेत्र में विस्तार सेवाएं, एक्सटेंशन सर्विस कमज़ोर हैं और नॉलेज डेफिसिट की स्थिति बनी हुई है। अतः जरूरी है कि विस्तार सेवाओं को मजबूत किया जाए ताकि नवीनतम तकनीकी और ज्ञान पशुपालकों तक पहुंचाया जा सके। ATMA एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। 5 में भारत में पशु चराई एनिमल ग्रेजिंग के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचे का विकास किया जाना चाहिए और
PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सहयोग से चारागाह आदि CPR कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अत्यधिक निर्धन लोगों द्वारा किए जाने वाले पशुपालन के लिए चारागाहों का संरक्षण जरूरी है। भारत में लगभग 4000 बूचर खाने एबेट्योर्स कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली प्रदूषणकारी और अनसेटिस्फैक्टरी प्रदत्त है। अतः जरूरी है कि इसका आधुनिकीकरण किया जाए। SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स WTO की स्वच्छता संबंधी मानक है। भारत के पशुपालन क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च पब्लिक एक्सपेंडिचर का स्तर काफ़ी कम है और एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च का वर्तमान स्तर GDP का 0.18% ही है, जबकि तृतीयक क्षेत्र भारत की GDP में 4% से भी अधिक का योगदान करता है। अतः जरूरी है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए सार्वजनिक खर्च के स्तर को बढ़ाया जाए। इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सहायक सेवाओं जैसे कि नस्ल विकास, टीकाकरण, नैदानिक सुविधाएं आदि के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए PPP मॉडल को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। भारत में न केवल लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि पशु उत्पादों की मांग की आय लोच इनकम इलास्टिसिटी भी अच्छी होती है। लेकिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण यह क्षेत्र अपने विकास की संभावनाओं को उचित दोहन नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं और इस संदर्भ में पशुपालन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ZBNF से आप क्या समझते हैं और भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है और ZBNF के सुनिश्चित करने में पशुपालन की क्या भूमिका है। तीसरा क्वेश्चन, अल्प रोजगार और छिपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और इस संदर्भ में पशुपालन की क्या भूमिका है। अगला क्वेश्चन, पशुपालन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। भारत में किसानों की आय को दोगुना करने में पशुपालन किस प्रकार सहयोगी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण कीजिए। अगला क्वेश्चन, विस्तार सेवाओं से आप क्या समझते हैं और कृषि और पशुपालन क्षेत्र में तकनीकी को लागू करने में इसकी भूमिका क्या है और इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रस्तावना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित 2 गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण गतिविधि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से लिए गए उत्पादों को श्रम शक्ति, मशीन आदि का प्रयोग करके वाणिज्यिक मूल्य रखने वाले खाद्य पदार्थों में बदला जाता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से श्रम शक्ति और मशीन इत्यादि वाणिज्यिक मूल्य का खाद्य पदार्थ। दूसरा, अन्य मूल्य संवर्धन गतिविधियाँ जिनके कारण या तो किसी खाद्य पदार्थ का जीवन काल बढ़ जाता है या जिनके कारण किसी खाद्य वस्तु को उपभोग के लिए अधिक सहज स्थिति पहुँचाया जाता है। प्रिजर्वेटिव ETC, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और इधर कोल्ड स्टोरेज ETC। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व। भारत के कुल खाद्य बाजार में ये उद्योग लगभग 32% का योगदान करता है और ये उद्योग लगभग 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 33 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवाता है। क्रिसिल 1988 क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्रियल सेल इंडिया लिमिटेड एजेंसी। उपर्युक्त के अलावा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 द्वारा रोजगार की दृष्टि से पहचाने गए भारत के 5 सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी सम्मिलित किया गया है। तीसरा, भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिवर्ष होने वाले निवेश में यह उद्योग लगभग 10% का योगदान करता है। चौथा, उत्पादन, उपभोग और निर्यातकों की दृष्टि से ये भारत का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। उपर्युक्त के अलावा इस उद्योग का महत्व निम्न बिंदुओं द्वारा अतिरिक्त रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट, यह उद्योग कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि से जुड़ा होने के कारण समन्वित विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा, यह उद्योग कृषि के वाणिज्यीकरण में सहायता करता है। तीसरा, यह उद्योग फसल विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन में सहायता करता है। यह उद्योग किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह कृषि वस्तुओं, विशेष रूप से फल सब्जियों की बर्बादी को रोकने में मदद करता है। यह उद्योग शहरीकरण अर्बनाइजेशन में सहायता करता है।
फूड सिक्योरिटी, ये उद्योग खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने की क्षमता रखता है और इस प्रकार भारत के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। विकास की संभावनाएं, भारत में इस उद्योग के मांग और आपूर्ति के दोनों पक्ष मजबूत होने के कारण विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। किसी मांग एवं आपूर्ति के दोनों पक्ष। इस उद्योग के मजबूत आपूर्ति पक्ष को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। एक, भारत की जलवायु विविधतापूर्ण है। भारत में कई प्रकार के फलों और सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दूसरा, भारत खाद्यान्न उत्पादन में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगभग 308 मिलियन पर लगाया गया है। तीसरा, भारत दुग्ध उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस संदर्भ में भारत का विश्व में प्रथम स्थान वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादन का स्तर लगभग 198 मिलियन टन रहा है तथा भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यह ध्यान देने योग्य है कि कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 65% भाग इंग्लैंड फिशरीज से है। WTO स्तर पर फिशरीज सब्सिडी के विवाद को देखते हुए यह एक अच्छी स्थिति है। WTO के कुछ सदस्य राष्ट्र, विशेष रूप से फ्रेंड्स ऑफ फिशेज ग्रुप समूह से जुड़े राष्ट्र, इस बात की मांग कर रहे हैं कि मत्स्य क्षेत्र में दी जाने वाली IUU इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड सब्सिडीज का नियमन हो। इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस उद्योग का आपूर्ति पक्ष काफ़ी मजबूत है और इस उद्योग के मजबूत मांग पक्ष को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। भारत की जनसंख्या विशाल है और एक औसत भारतीय खाद्य पदार्थों पर अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति रखता है। NSSO के उपभोग सर्वेक्षण के अनुसार भारत में शहरीकरण तेज गति से बढ़ रहा है। भारत में साक्षरता और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। यह देखा गया है कि शिक्षित लोग और स्कूल तथा कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का अधिक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में इस उद्योग के विकास की अच्छी संभावनाएं, हालांकि कई प्रकार की समस्याओं के कारण यह उद्योग इन संभावनाओं का उचित दोहन नहीं कर पा रही है। भारत में दुनिया में पाए जाने वाले मिट्टी के 60 प्रकारों में से 46 प्रकार पाए जाते हैं। SNDT स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट समस्याएं मुख्य रूप से फिक्की के रिसर्च पर आधारित। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री में यह उद्योग लॉजिस्टिक की कमी का सामना कर रहा है और इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या माना गया है। लॉजिस्टिक के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्ट आदि इंफ्रा सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, यह उद्योग एक व्यापक राष्ट्रीय नीति से संचालित होने के बजाय केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग प्रकार के नियमों से संचालित होता है, जिसके कारण कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विकास अवरुद्ध हो जाता है और इस समस्या को दूसरी सबसे बड़ी समस्या माना गया है। तीसरा, भारत में स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की जांच के लिए टेस्टिंग इंफ्रा अत्याधुनिक और पर्याप्त नहीं है। इसके कारण खाद्य पदार्थों के निर्माण में SPS संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और यह देखा गया है कि विकसित राष्ट्र भारत की खाद्य वस्तुओं को निर्यातों को रोकने के लिए SPS प्रावधानों का प्रयोग TBT टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के रूप में प्रयुक्त करने की कोशिश करता है। SPS सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। चौथा, भारत में प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी। भारत में किसान से लेकर प्रबंधक तक की मूल्य श्रृंखला में प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी देखने को मिलती है। इससे आधुनिक तकनीकी को लागू करने में कठिनाई होती है। 5 स्टेट APMC एक्ट संविदा कृषि और प्रत्यक्ष विपणन को अनुमति नहीं देता है। इसके कारण उचित गुणवत्ता का उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल खरीदने में कठिनाई होती है। भारत में किसानों द्वारा अस्वच्छ फसल कटाई, अनक्लीन हार्वेस्टिंग की जाती है।
इसके कारण भी कच्चे माल के संदर्भ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ में भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इकाइयाँ पुरानी तकनीकी के प्लांटों का प्रयोग करती है। इसके कारण उत्पादन की लागतें ऊंची हो जाती है और इस उद्योग में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक खर्च नहीं किया जाता है, जिसके कारण उत्पाद और प्रक्रिया के स्तरों पर नवाचार इनोवेशन नहीं हो पाते हैं। 9 में भारत में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर दर की ऊंची दरें देखने को मिलती है, जिसके कारण इस उद्योग की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। GST की नई संरचना में भी यह स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव किया गया है। अधिकांश खाद्य वस्तुएं GST के 5% की दर के दायरे में लाई गई है और इसके अलावा कुछ वस्तुओं को विशेष रूप से CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सम्मिलित वस्तुओं को 0% GST के दायरे में लाया गया है। फर्स्ट, इस प्रकार के उद्योग कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है जो इसके विकास में बाधाओं के रूप में कार्य कर रही हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट CM आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अर्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के CM सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि से कच्चे माल का अधिग्रहण किया जाता है और उससे तैयार की गई खाद्य वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक उचित समय पर पहुंचाया जाता है। और इस प्रकार सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत एंड टू एंड या फार्म टू फॉर्क की समस्त मूल्य श्रृंखला को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें निम्न गतिविधियाँ मुख्य रूप से संचालित की जाती हैं। एक में अधिग्रहण प्रोक्योरमेंट, दूसरा भंडारण स्टोरेज, तीसरा परिवहन ट्रांसपोर्ट, चौथा प्रसंस्करण प्रोसेसिंग, 5 में वितरण डिस्ट्रीब्यूशन आदि। एंड टू एंड प्रोड्यूसर और फार्म टू फॉर्क कंज्यूमर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का विभाजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संपूर्ण सप्लाई चेन मैनेजमेंट को निम्न 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक में अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दूसरा डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन्हें समझने के लिए एक चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। फल, सब्जी और खाद्य उत्पाद फार्म से प्रोसेसिंग यूनिट या फैक्ट्री में आता है और फैक्ट्री से प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट में, यहाँ से होलसेलर से रिटेलर से कंज्यूमर, होलसेलर से कंज्यूमर तक में डाउन स्ट्रीम और फार्म से प्रोडक्ट बने में प्रोडक्ट में अपस्ट्रीम। और प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट बन जाते हैं डायरेक्ट ई-कॉमर्स ग्रोसर से यहाँ डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद लेते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट कंज्यूमर खरीद लेते हैं। तो ब्रिक एंड मोटार मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल मॉडल। क्वेश्चन, क्या भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुशल नहीं है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुशल नहीं माना गया है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। एक में स्टेट APMC एक्ट संविदा कृषि को अनुमति नहीं देता है और इसके कारण इस उद्योग को अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस उद्योग को उचित गुणवत्ता का उचित समय पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल खरीदने में कठिनाई होती है। इस उद्योग को अलग अलग बाज़ारों से कच्चा माल खरीदना पड़ता है, जिसके कारण सप्लाई चेन अपखंडित फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन के अपखंडित होने से उत्पादन की लागत ऊंची हो जाती है। दूसरा, स्टेट APMC एक्ट प्रत्यक्ष विपणन को अनुमति नहीं देता। इसके कारण भी इस उद्योग को अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने में कठिनाई होती है। भारत में अधिकांश किसान अस्वच्छ फसल कटाई करते हैं और इसके कारण भी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कठिन हो जाता है। चौथा, भारत में परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस आदि के रूप में लॉजिस्टिक्स की कमी देखने को मिलती है और इससे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों प्रकार के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कठिनाई होती है। 5वें, भारत में इस उद्योग को उपभोक्ताओं तक अपनी वस्तुएं पहुंचाने के लिए कई थोक विक्रेताओं और असंगठित रिटेलर्स का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट न केवल लंबी हो जाती है बल्कि उसकी लागत भी ऊंची हो जाती है। ई-कॉमर्स और सुपरमार्केट से इस समस्या का दूर किया जा सकता है, लेकिन इनका प्रयोग मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होता है और इसके अलावा इनको शासित करने वाले सरकारी नियमों और नीतियों को लेकर विवादास्पद स्थिति बनी हुई है। भारत का व्यापारी वर्ग इन क्षेत्रों में FDI को लेकर विरोध करता है। छठा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के प्रावधान भी इस उद्योग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें नियंत्रण आदेश जारी करके आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण आदि को नियंत्रित कर सकती है। यदि कोई उत्पादक या व्यापारी इन आदेशों
के प्रतिकूल अधिक मात्रा में भंडारण आदि करते हैं तो उन्हें न केवल आर्थिक दंड का भुगतान करना पड़ सकता है बल्कि उन्हें कारावास की सज़ा भी मिल सकती है। उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। यह अधिनियम इस बात में अंतर नहीं करता है कि भंडारण आदि के लिए उद्देश्य उचित है या अनुचित। ऐसी स्थिति में यह उद्योग भंडारण की किसी विशेष क्षमता का विकास नहीं कर पाता है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ECA अमेंडमेंट एक्ट 2020 को वापस ले लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से इस बात का प्रावधान किया गया था भंडारण सीमाओं का निर्धारण विशेष परिस्थितियों में ही है, जैसे कि युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा, अधिक बढ़ोतरी आदि में ही किया जाएगा और निर्धारित की गई सीमाएं किसी उद्योग की स्थापित क्षमताएं अथवा निर्यातकों की मांग के बराबर लागू नहीं होगी। इस संशोधन अधिनियम में ये भी कहा गया कि कीमत बढ़ोतरी की स्थिति में ही स्टॉक सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। कीमत बढ़ोतरी का मानक निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है। एक में हॉर्टिकल्चर गुड्स कम से कम 100%, दूसरा अन्य वस्तुएं कम से कम 50% पिछले वर्ष की कीमत का 5 वर्षों की औसत कीमत की तुलना में। 8वां, भारत की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कई प्रकार की मशीनों का विदेशों से आयात करना पड़ता है। बनाना पेस्ट, फल रस, धुलाई, सफाई, छटाई आदि से जुड़ी मशीनों को घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धि नहीं है। इनके लिए आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है और इससे भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रभावित होता है। 10वें, भारत में बड़ी मात्रा में फल, सब्जियों और खाद्यान्न बिना किसी उपयोग के बर्बाद हो जाते हैं और एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के फल और सब्जियां बर्बाद हो जाते हैं और इसी प्रकार खाद्यान्न उत्पादन का 5 से 6% भाग बिना किसी उपयोग के बर्बाद हो जाता है और इस प्रकार के बर्बादी से इस उद्योग के सप्लाई चेन पर, विशेष रूप से अपस्ट्रीम सप्लाई चेन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के कारण ई-कॉमर्स आदि का बेहतर उपयोग नहीं हो पाता है। ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार भारत में इस उद्योग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुशल नहीं है। किस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कुशल बनाया जा सकता है? एक में स्टेट FMC एक्ट में संशोधन करके संविदा कृषि को अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरा, स्टेट FMC एक्ट में संशोधन करके प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति। तीसरा, कृषि का आधुनिकीकरण और आधुनिक कृषि मशीनरी का प्रयोग। चौथा, कृषि प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर ध्यान देना। 5वां, EVA 1955 में आवश्यक संशोधन। कोल्ड स्टोरेज क्षमता का विकास, वेयर हाउस क्षमता का विकास, खाद्य वस्तुओं की रिटेलिंग में FDI को प्रोत्साहन, रिटेलिंग एंड प्रसंस्करण में FDI को प्रोत्साहन। 9 में मेगा फूड पार्कों की स्थापना। मेगा फूड पार्क में कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे मेन प्लांट रहते हैं, यहाँ PPP रहते हैं, यहाँ PPP प्राइमरी प्रोसेसिंग रहते हैं और ये भी इधर PPP प्राइमरी प्रोसेसिंग। एक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अर्थ बताइए और भारत में इस उद्योग का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन, किसानों की आय को बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भूमिका का प्रशिक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन, समन्वित विकास से आप क्या समझते हैं? संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भूमिका बताइए। अगला क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं और इस संदर्भ में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? अगला क्वेश्चन, ई-कॉमर्स से आप क्या समझते हैं और ई-कॉमर्स किस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सहयोगी होता है? अगला क्वेश्चन, सुपरमार्केट से आप क्या समझते हैं और ये किस प्रकार फल, सब्जियों और खाद्य वस्तुओं के विपणन में बिचौलियों की समस्या को कम कर देते हैं? अगला क्वेश्चन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की क्या संभावनाएं हैं और क्या कारण है कि यह उद्योग अपने विकास की संभावनाओं को उचित दोहन नहीं कर पा रहे? अगला क्वेश्चन, मेगा फूड पार्क से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार करता है? अगला क्वेश्चन, क्या आपके अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सप्लाई चेन मैनेजमेंट कुशल नहीं है? आपने पक्ष की पुष्टि में पर्याप्त तर्क और तथ्य दीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गवर्नमेंट बजटिंग प्रस्तावना बजट आने वाला वर्ष के लिए सरकारी खर्चों और प्राप्तियों का एक विवरण होता है जिसे विधायिका के समक्ष अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी राष्ट्र में बजट निम्न मुख्य भूमिकाओं का संपादन करता है। एक में कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण, विशेष JN पांडे JVP
दूसरा, नियोजन में को लागू करना। तीसरा, पहले से चल रही गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना। चौथा, जवाबदेही और उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है आदि। बजट का निर्माण से जुड़े कुछ मुख्य सिद्धांत। बजट संतुलित होना चाहिए। यदि बजट असंतुलित होता है तो सामान्य रूप से चल रही अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि घाटे का बजट डेफिसिट बजट है तो सरकार द्वारा घाटा वित्तीयन अथवा हीनार्थ प्रबंधन डेफिसिट फिनांसिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत बाजार से उधार मार्केट बोरोइंग लिया जाता है। केंद्रीय बैंक के माध्यम से इसके कारण नियोजित निजी निवेश प्लांट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्राउडिंग आउट हो जाता है, क्योंकि जनता की बचत सरकारी क्षेत्र की ओर विवर्तित हो जाती है। आर्थिक उदारीकरण। हीनार्थ प्रबंधन मतलब अर्थहीनता, क्राउडिंग आउट मतलब बाहर निकलना। यदि अधिशेष बजट सरप्लस बजट की स्थिति है तो इससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगा और मंदी का मांग प्रशस्त होगा। कभी कभी कुछ अपवादिक परिस्थितियों में असंतुलित बजट उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मंदी के समय घाटे का बजट उपयोगी होता है क्योंकि ये समग्र मांग को बढ़ाता है और इससे क्षतिपूरक राजकोषीय नीति कंपनसेटरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसी प्रकार यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तेज गति से बढ़ रही है तो अधिशेष का बजट बनाया जा सकता है क्योंकि यह समग्र मांग में कमी करता है। दूसरा, बजट में प्रदर्शित की जाने वाली मदों आइटम्स को राजस्वगत रेवेन्यू और पूंजीगत वर्गीकरण में विभक्त किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह पता नहीं लग पाएगा कि राजस्व खर्चों को पूरा करने के लिए पूंजीगत आय का प्रयोग तो नहीं कर लिया गया है। राजस्व खर्च उत्पादक नहीं माने जाते, उनसे सरकार के लिए किसी संपत्ति का निर्माण नहीं होता है और न ही सरकार की देयता लायबिलिटी कम होती है। पूंजीगत आय या तो संपत्ति को कम करके प्राप्त होती है या देयता को बढ़ाकर प्राप्त होती है। बजट में सभी मदों को ग्रॉस सकल रूप में दिखाई जानी चाहिए, न कि नेट निवल रूप में। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सरकार के खर्च अथवा आय से जुड़े वास्तविक आंकड़े विधायिका के समक्ष नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण कार्यपालिका पर नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। चौथा, बजट के प्रस्तुतिकरण का स्वरूप लेखांकन अकाउंटिंग के स्वरूप से मिलता हुआ होना चाहिए। इससे न केवल लेखांकन बल्कि अंकेक्षण ऑडिट में आसानी होती है और जवाबदेही का स्तर बढ़ता है। पाँचवें, बजट प्रस्तुतिकरण का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि सामान्य जनता उससे समझ सके। इससे जवाबदेही का स्तर बढ़ता है और इस प्रकार एक अच्छे बजट के निर्माण में उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखा जा सकता है। बजटिंग के प्रकार। बजटिंग में लाइन आइटम बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग। लाइन आइटम बजटिंग, इसे बजटिंग का फॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड या वर्सेज इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड। द फॉर्मल सेक्टर comprises business and economic activities that are under the supervision of the government. Social security benefits. फॉर्मल सेक्टर के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। द employees working in this sector are entitled to social security benefits. और फॉर्मल सेक्टर में द पे स्केल ऑफ द फॉर्मल सेक्टर इज हाई एज कम्पेयर्ड टू द इनफॉर्मल सेक्टर. द एम्प्लॉयज़ इन दिस सेक्टर enjoy job security and fixed working hours. The enterprises in this sector are licensed and are liable to pay taxes to the government. All public and private sector enterprises that employ more than 10 people are considered to fall under the formal sector. The workers in the formal sector have a right to form trade unions to protect their interest. और informal sector or unorganized. Informal sector consists of workers and enterprises that do not come under the regulation of the government.
Unlike the formal sector, the employees in this sector are not entitled to social security benefits. This sector has a comparatively low pay scale. No such job security or fixed hours are available to the employers in this sector. The enterprises in this sector are not liable to pay taxes to the government. All the enterprises that employ less than 10 people are considered to fall under the informal sector. Workers in this sector have no such right of forming a trade unions. आउटकम बजट ऑफ इंडिया, इसे 2005-06 में लागू किया गया था और वर्ष 2017-18 में सभी मंत्रालयों और विभागों को इस बजट से जोड़ दिया गया है। इस बजट में सभी विभागों और मंत्रालयों को अपने अधीन संचालित होने वाली योजनाओं के संदर्भ में निम्न बातों को प्रस्तुत करना होता है। एक में आउटले, खर्च का स्तर, आउटपुट, भौतिक परिणाम, आउटकम, गुणात्मक परिणाम। इन्हें समझने के लिए एक उदाहरण का भी प्रयोग किया जा सकता है। में डिमांड नंबर 82 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2018-19 डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आउटले 21,000 करोड़, आउटपुट 49 लाख घरों का निर्माण और आउटकम जीवन स्तर में सुधार प्लस आवासीय वंचना में कमी। जेंडर बजटिंग प्रस्तावना। जेंडर बजटिंग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू की गई। भारत में इसे वर्ष 2005-06 में लागू किया गया था। जेंडर बजटिंग कोई अलग प्रकार की बजटिंग नहीं है जो कार्यपालिका के लिए उत्तरदायित्व और जवाबदेही का निर्धारण करती है। इस बजटिंग में यह दिखाया जाता है कि बजट का कुल खर्च का कितना भाग मुख्य रूप से महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इसे एक प्रकार से GRB जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग कहा जाता है। आवश्यकता क्यों है जेंडर बजटिंग के? सामान्य रूप से कोई भी बजट प्रस्तुतिकरण के समय जेंडर निष्पक्ष होता है, अर्थात कोई भी बजट किसी विशेष जेंडर को आधार बनाकर प्रस्तुत नहीं किया जाता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों पर बजट की घोषणाओं का प्रभाव समान रूप से पड़ता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि बजटीय घोषणाओं का लाभ महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मात्रा में प्राप्त होता है। इन्वेस्टमेंट मॉडल, निवेश मॉडल प्रस्तावना। निवेश एक उत्पादक खर्च होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में यह दोहरी डबल भूमिका का निर्वहन करता है और यह जहाँ एक ओर समग्र मांग को बढ़ावा देता है तो वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करता है। निवेश का हैराल्ड-डोमर मॉडल यह मॉडल इस बात का समाधान प्रस्तुत करता है कि किसी भी देश की ग्रोथ रेट को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना या उसके स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। 100 रुपये, 105 रुपये, 5%, 5%। इस मॉडल के अनुसार उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निवेश की दर या तो एक निश्चित स्तर पर बनी रहे या बढ़ती रहे। चूँकि निवेश बचत पर निर्भर करता है, इसीलिए यह मॉडल किसी भी देश की ग्रोथ रेट को बचत की दर से एकीकृत करता है और इस संदर्भ में यह मॉडल निम्न सूत्र का प्रयोग करता है। G=S/CR, सेविंग बटा G बराबर ग्रोथ रेट GDP की और S बराबर सेविंग रेट GDP के प्रतिशत के रूप में और CR बराबर कैपिटल आउटपुट रेशियो पूंजी निर्गत अनुपात। G बराबर 1/CR × S। नोट: पूंजी निर्गत अनुपात पूंजी की उत्पादकता या उसकी कुशलता को प्रदर्शित करता है। इस अनुपात को निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। C/Y। यहाँ C पूंजी की मात्रा, Y GDP की मात्रा। यदि यह अनुपात किसी विशेष मामले में 4:1 है तो इसका अर्थ यह है कि GDP की 1 इकाई और मशीनों की 4 इकाई आपस में जुड़े हुए हैं और ये भी कहा जा सकता है कि 4 मशीनें GDP के 1 इकाई का उत्पादन कर रही है, जिसका निहित अर्थ ये होगा कि मशीन या पूंजी की 1 इकाई की उत्पादकता GDP की 1/4 इकाई है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अनुपात और पूंजी की उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। यदि यह अनुपात बढ़ता है तो पूंजी की उत्पादकता कम होती है और यदि यह अनुपात कम होता है तो पूंजी की उत्पादकता बढ़ती है। हैराल्ड-डोमर मॉडल के सूत्र G = S/CR का प्रयोग करते हुए यदि किसी देश की बचत की दर 20% है और पूंजी निर्गत अनुपात 4:1 है तो उसकी ग्रोथ रेट 20%/4 = 5% होगी। बचत सेविंग से निवेश हो तो निवेश से पूंजी बढ़ते कैपिटल। C = 1/4 Y।
यदि पूंजी निर्गत अनुपात एक निश्चित स्तर पर हो तो उपयुक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक देश की ग्रोथ रेट बचत की दर पर निर्णायक रूप से निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि उपयुक्त उदाहरण में संबंधित राष्ट्र की ग्रोथ रेट को 5% के स्थान पर 10% करना हो तो बचत की दर को 40% करना होगा। बजटिंग का अवसर कम हो रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है, और वर्ष 2011 में कुल बजटीय खर्च का 6.11% जेंडर बजटिंग के रूप में था और वर्ष 2021-22 में ये कम होकर लगभग 4.2% के स्तर पर आ गया है। विशेष रूप से भारत जैसे राष्ट्रों में जिनकी सामाजिक संरचना महिलाओं के विपक्ष में हो जाती है, ऐसी स्थिति में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी बजट में महिला विशिष्ट खर्च कितने हैं। और उपयुक्त के अलावा जेंडर बजटिंग की आवश्यकता के निम्न 2 मुख्य आधार भी है। एक में लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी आर्थिक इफिशिएंसी कुशलता को बढ़ाता है। और उदाहरण के लिए IMF द्वारा ये कहा गया है कि भारत और अन्य कुछ राष्ट्र यदि महिलाओं को अधिक आर्थिक भागीदारी देते हैं तो GDP की ग्रोथ रेट तेज़ गति से बढ़ सकती है। दूसरा, यह पाया गया है कि महिलाओं में निवेश की SRR सोशल रेट ऑफ रिटर्न पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अन्यथा सामाजिक प्रतिफल की दर। नोट: भारत में प्रतिवर्ष संसद के समक्ष जेंडर बजट स्टेटमेंट GBS प्रस्तुत किया जाता है, जिसके 2 भाग हैं। एक में पार्ट ए 100% महिला विशिष्ट खर्च योजनाएं, दूसरा पार्ट बी 30% महिला विशिष्ट खर्च योजनाएं। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में बजटीय खर्च के रूप में भारत में आउटकम बजट से सरकारी योजनाओं की गवर्नेंस में सुधार होगा। भारत का उत्तम बजट परफॉर्मेंस बजट के साथ समानता रखता है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि किसी देश की बचत की दर अच्छी होती है लेकिन कैपेक्स मतलब इन्वर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि किसी देश की बचत की दर अच्छी होती है लेकिन तदनुसार उसके अनुसार ग्रोथ रेट अच्छी नहीं होती है, जैसा कि भारत में भी यह स्थिति देखने को मिलती है। अन्य बातों के अलावा इसका एक बड़ा कारण पूंजी निर्गत अनुपात का उच्च स्तर होता है। पूंजी निर्गत अनुपात के उच्च स्तर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक में इंफ्रा की कमी, इंफ्रा पर अधिक निवेश, पुरानी तकनीकी का प्रयोग, श्रमिकों का कुशल नहीं होना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होना, भ्रष्टाचार आदि। CYY डेल्टा से बटा डेल्टा वाई पूंजी में परिवर्तन बटा GDP में परिवर्तन एक निश्चित समय अवधि में। वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात आईकोर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। भारत के लिए प्रासंगिकता। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत के लिए हैराड-डोमर मॉडल अधिक प्रासंगिक नहीं है। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। भारत में असंगठित क्षेत्र की प्रधानता और अन्य कारणों से पूंजी निर्गत अनुपात की सही गणना करना कठिन होता है। दूसरा, इस मॉडल में पूंजीगत वस्तुओं कैपिटल गुड पर अधिक जोर दिया गया है और उपभोक्ता वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार यह मॉडल स्फीतिक इन्फ्लेशनरी हो जाता है। हालांकि इस मॉडल में कीमतों को स्थिर मान लिया जाता है, जबकि स्टैटिक प्राइस मॉडल ये मृत्य सेन इंडियन डेवलपमेंट बुक गोविंद भाई ढोलकिया लास्ट ईयर पे ग्रोथ रेट 100%। सीन लेबर रिस्क गिरावट 5 रुपये, मजदूरी 15 रुपये, रिस्क लाभ 5 रुपये, थ्रिफ्ट मितव्ययता। भारत जैसे राष्ट्रों में बचत की दर को आवश्यकता के अनुसार समायोजित करना कठिन होता है। भारत की समस्त बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी नहीं है, जबकि यह मॉडल औद्योगिक विकास से बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करता है। भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण कुशलता विकास में कमी है। उपर्युक्त के बावजूद यह मॉडल इस बात का महत्वपूर्ण संदेश देता है कि किसी भी देश की ग्रोथ रेट में बचतों की निर्णायक भूमिका होती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस मॉडल को लागू किया गया था। वर्तमान में भी भारत की आर्थिक नीतियों में इस मॉडल का प्रभाव दिखाई देता है। भारत में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से बचत की दर को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाली आर्थिक सर्वेक्षण में भी बचत और निवेश के विषय पर चर्चा की जाती है। वेज गुड्स मॉडल। यह मॉडल PR ब्रह्मानंद एंड CN वकील द्वारा
दिया गया। यह मॉडल इस बात पर जोर देता है कि श्रमिक वर्ग द्वारा मुख्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं वेज गुड्स का पर्याप्त उत्पादन होना चाहिए ताकि उनकी कीमत कम रहे। यदि इन वस्तुओं की कीमत कम रहती है तो श्रमिक वर्ग को अधिक मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत अधिशेष कैपिटल सरप्लस का स्तर बढ़ेगा और पुनर्निवेश के लिए संसाधनों का उच्च स्तर प्राप्त होगा और इस प्रकार उच्च आर्थिक विकास की दिशा में अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी। इस मॉडल में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग आदि के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है और ये सभी गतिविधियाँ लेबर इंटेंसिव श्रम गहन होती है और अर्थात पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक प्रयोग करती है और इस प्रकार इन गतिविधियों का विकास रोजगार के अवसर भी बढ़ाता है। यह मॉडल समावेशी विकास तथा ग्रोथ विथ इक्विटी के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। इस मॉडल में विदेशी निवेश और तकनीकी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्थानीय संसाधनों के आधार पर विकास किया जा सकता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डानी रोड्रिक के अनुसार चीन के द्वारा विकास की आरंभिक अवस्था में इस प्रकार के मॉडल को लागू किया गया था, जिसमें उसके द्वारा कृषि और टीवीएज टाउन एंड विलेज इंटरप्राइजेज के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे वह अपनी विशाल जनसंख्या के लिए न केवल रोजगार बल्कि पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाया। कैपिटल इधर लेबर L1 L5 K1 एक्स वस्तुएं लेबर इंटेंसिव, वाई वस्तुएं कैपिटल इंटेंसिव। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना प्रस्तावना। किसी भी देश के औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के लिए इंफ्रा महत्वपूर्ण होती है और इसके अभाव में न केवल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय में कमी आती है बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाती है। इंफ्रा ये सपोर्ट सिस्टम नॉट डायरेक्टली प्रोडक्टिव इकोनॉमिक इंफ्रा आर्थिक विकास, पावर, रोड, पोर्ट्स, रेलवेज और सोशल इंफ्रा सामाजिक विकास, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ etc। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हर्समैन के अनुसार इंफ्रा सेवाएं के मूलभूत सेवाएं होती है जिनके अभाव में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियाँ ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार किसी भी देश के सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सामाजिक आर्थिक कायापलट के लिए यह जरूरी है कि लोगों को इंफ्रा सेवाएं समावेशी, इंक्लूसिव और टिकाऊ सस्टेनेबल ढंग से प्राप्त हो। विश्व बैंक द्वारा WDR 1994 में यह कहा गया कि जिन राष्ट्रों में इंफ्रा पर्याप्त और कुशल होती है उनकी उत्पादकता की वृद्धि दर अच्छी होती है। WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कई सर्वेक्षणों में निवेशकों द्वारा यह बताया गया कि वे निवेश करने से पहले इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान देते हैं कि संबंधित देश या प्रदेश में इंफ्रा की स्थिति कैसी है। स्पष्ट है कि एक विद्यमान भूमंडलीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक में अधिक FDI आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रा आवश्यक है। एक में इंफ्रा औद्योगिक विकास, दूसरा समग्र आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक आर्थिक कायापलट, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों पर निष्पादन, उत्पादकता में वृद्धि, FDI में वृद्धि etc। भारत में इंफ्रा शब्द का अर्थ। भारत में इंफ्रा का कोई सटीक अर्थ नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इंफ्रा के निम्न को सम्मिलित किया जाता है। एक में पेट्रोलियम प्रोडक्शन, क्रूड रिफाइनरी, कोल प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, पावर, टेलीकॉम, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, एविएशन, MLP, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स, ICD, इनलैंड कंटेनर डिपोट, ड्राई पोर्ट्स, वेयरहाउस, इधर कोल्ड स्टोरेज। न्यूनतम निवेश प्लस न्यूनतम आकार। इंफ्रा सेवाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं। एक में इंफ्रा में निवेश का एक बड़ा भाग संक इन्वेस्टमेंट डूबे निवेश के रूप में होता है, अर्थात वह डूबने के कगार पर होता है। किसी विशेष कार्य को संपादित करने वाली वस्तु या परियोजनाओं के लिए निवेश को संक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इंफ्रा में प्राकृतिक एकाधिकार नेचुरल मोनोपोली के गुण देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक एकाधिकार में उत्पादन बढ़ने के साथ उत्पादन की औसत लागत कम होती जाती है। चूँकि इंफ्रा में स्थिर निवेश फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की भूमिका अत्यधिक होती है, इसीलिए जैसे जैसे प्रयोक्ताओं यूजर्स की संख्या बढ़ती है अर्थात सेवा का उत्पादन बढ़ता है, इंफ्रा सेवा को उपलब्ध कराने की औसत लागत कम होती चली जाती है।
वर्क इफिशियंसी दर लेवल 0,1,2,10 कीमत इधर मात्रा इधर सप्लाई चेन कॉस्ट कर्व। इंफ्रा सेवाओं में पब्लिक गुड्स के गुण देखने को मिलते हैं। पब्लिक गुड्स में दो वस्तुएं होती है। पब्लिक गुड्स नॉन राइवल कंजम्पशन गैर प्रतियोगी उपभोग और नॉन एक्सक्लूजन यदि कोई व्यक्ति भुगतान नहीं करता है तो उससे वस्तु पब्लिक सेवा उपभोग से वंचित करना कठिन होता है। नॉन राइवल कंजम्पशन गैर प्रतियोगी उपभोग किसी व्यक्ति द्वारा किया गया उपभोग अन्य लोगों के लिए वस्तु की उपलब्धि कम नहीं करता है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा टोल बूथों आदि के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को अधिकृत करके नॉन एक्सक्लूजन के गुण को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित इंफ्रा सेवा सेमी पब्लिक गुड्स का रूप ले लेती है। चौथा, कुछ इंफ्रा सेवाएं ऐसी होती है जिनका संपूर्णता में व्यापार नहीं हो पाता है, जैसे कि बिजली व्यापार योग्य होती है लेकिन उसकी प्रसारण प्रणाली ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम व्यापार योग्य नहीं होती। इसके विपरीत एक राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी संपूर्णता में व्यापार योग्य होता है। इंफ्रा और गरीबी निवारण। इंफ्रा को सामान्यतः औद्योगिक और समग्र आर्थिक विकास के साथ जोड़ के देखा जाता है। गरीबी निवारण में उसकी भूमिका की पहचान एकदम नहीं है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2000 में जारी की गई एक रिपोर्ट वॉइसेज ऑफ द पुअर में यह बताया गया कि इंफ्रा गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। यह ध्यान देने योग्य है कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी गरीबी निवारण में इंफ्रा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। इंफ्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की गरीबी निवारण में योगदान करती है। अप्रत्यक्ष रूप में इंफ्रा औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करते हैं और ग्रोथ के मार्ग से रोजगार के अवसर बढ़ाती है और इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंफ्रा से इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट इनकम बेसिक नीड्स ट्रिक डाउन थ्योरी। प्रत्यक्ष रूप से भी इंफ्रा गरीबी को दूर करती है। इंफ्रा वस्तु और साधन बाजारों तक निर्धन लोगों की पहुंच का विस्तार करती है। बाजार उनके लिए कार्य करने लगते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पॉवर्टी इज साउथ एशिया 2014 के अनुसार भारत में परिवहन सुविधाओं के विकास के कारण SC और ST लोगों में गरीबी अधिक तेज गति से कम हुई है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इंफ्रा गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। भारत में इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका ट्रांसपोर्टेशन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। भारत में इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका। भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रा के विकास के लिए बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष $200 बिलियन इंफ्रा निवेश की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में इंफ्रा में वार्षिक निवेश का स्तर $100 से $110 बिलियन का है। इस प्रकार इस क्षेत्र में $90 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट गैप दिसंबर 2019 में लॉन्च घोषित की गई है। नेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP में मई 2020 से 2025 तक की समयावधि में 111 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय बाधाओं के कारण सरकार इतनी बड़ी मात्रा में इंफ्रा में निवेश करने की स्थिति में नहीं है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया जाए। इस संदर्भ में भारत में मुख्य रूप से 2005 से ही PPP मॉडल चलाया जा रहा है। निजीकरण से राष्ट्रीय तर्क क्या है? उत्पादन इधर एवरेज कॉस्ट कर्व। PPP क्या है? विश्व बैंक के अनुसार समस्त दुनिया में PPP की कोई सटीक परिभाषा देखने को नहीं मिलती है। भारत में भी इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रयोक्ता शुल्कों यूजर्स चार्जेज की वसूली के आधार पर किसी अनुबंध के अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आपस में मिलकर किसी परियोजना के माध्यम से इंफ्रा सेवाएं उपलब्ध करवाना PPP है। VGF क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग। भारत में PPP परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 2006 में VGF की शुरुआत की गई। VGF के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा किसी इंफ्रा परियोजनाओं के कुल लागत का अधिक से अधिक 20% अनुदान ग्रांट के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। संबंधित सरकारी प्राधिकरण जैसे कि NAI आदि चाहे तो अपनी ओर से भी अधिक से अधिक 20% अनुदान के रूप में निजी कंपनी को दे सकता है और इस प्रकार VGF में परियोजना लागत का अधिक से अधिक 40% अनुदान के रूप में दिया जा सकता है। 100 करोड़ में से 400 1000 करोड़ में से 400 करोड़ ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। वायबिलिटी गैप मीन्स कॉस्ट प्राइस हाई और रेवेन्यू
कम, वायबिलिटी गैप बोले हैं कॉस्ट ज़्यादा। VGF देते समय कंपनियों से बोलियां आमंत्रित की जाती है। जो कंपनी सबसे कम VGF की मांग करती है उसे इंफ्रा परियोजना दे दी जाती है। VGF उन परियोजनाओं के लिए दी जाती है जिनकी FRR फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न तो कम होती है, लेकिन ERR इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न अच्छी होती है। नोट: VGF क्रोनी कैपिटलाइजेशन को लेकर विवादास्पद रहती है। क्रोनी कैपिटलिज्म में सार्वजनिक संसाधन राजनेताओं और नौकरशाहों द्वारा संबंधों या अन्य आधारों पर कुछ चुनिंदा लोगों को या कंपनियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। संक्षिप्त में फ्री राइडर प्रॉब्लम। PPP मॉडल में संबंधों का सामान्य ढांचा। इसे एक चित्र की सहायता से दिखाया जा सकता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी NHAI/ETC से PPP एग्रीमेंट, प्राइवेट पैरिटी SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक ही कार्य को करने वाली कंपनी, और शेयर इक्विटी कैपिटल है। लोन कैपिटल यहाँ से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्टर, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर। BIL, मित्तल, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। PPP के कुछ मुख्य उपमॉडल: DB डिजाइन एंड बिल्ड। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की कंपनी किसी इंफ्रा परियोजनाओं डिजाइनिंग और निर्माण करती है तथा निर्माण पूरा हो जाने पर संबंधित परियोजनाएं सरकारी प्राधिकरण को सौंप दी जाती हैं। DBO डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की कंपनी किसी इंफ्रा परियोजना की डिजाइनिंग और निर्माण करके उसे सरकार को सौंप देती है, लेकिन सरकार द्वारा लीज पर वह परियोजना संचालन के लिए एक निश्चित समय अवधि के लिए निजी कंपनी को उपलब्ध करवाती है ताकि वो अपने लागतों को वसूली कर सकें। तीसरा BOT बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसे बुट, बिल्ड, ऑन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत किसी इंफ्रा परियोजना के निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवं रखरखाव आदि के लिए निजी कंपनी को एक निश्चित समय अवधि के लिए अधिकृत किया जाता है। समय अवधि पूरी हो जाने पर स्वामित्व सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह मॉडल भी दो प्रकार का होता है। एक में BOT टोल, कंपनी टोल वसूलती है। BOT एन्युटी, सरकार वार्षिक भुगतान करती है। भारत में BOT मॉडल सर्वाधिक लोकप्रिय है। कुल PP परियोजनाओं का लगभग 2/3 भाग इसी मॉडल के अंतर्गत हैं। LDO लीज डेवलपमेंट एंड ऑपरेट। इसके अंतर्गत पहले से चल रही इंफ्रा परियोजनाओं के आधुनिकीकरण या उसके पुनर्निर्माण, रिवाइवल के लिए निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा निवेश किया जाता है, और लगाए गए निवेश की वसूली के लिए वह परियोजना निजी कंपनी को लीज पर एक निश्चित समय अवधि के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। PPP मॉडल के लाभ: PPP मॉडल से लागतों की बचत होती है और उसके कारण देश के आर्थिक संसाधनों की भी बचत होती है। किसी भी निजी कंपनी का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना होता है। ऐसी स्थिति में एक बार प्रयोक्ता शुल्कों, यूजर चार्जेज के निर्धारित हो जाने पर लागतों को कम करके ही मुनाफों का स्तर बढ़ाया जा सकता है। प्राइस एवरेज कॉस्ट 10 रुपये, लेबर वेजेज, बिल्डिंग रेंट, कैपिटल इंटरेस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रिस्क प्रॉफिट। PPP मॉडल से लोगों को इंफ्रा सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो पाती हैं। PPP मॉडल के अंतर्गत वित्तीय जोखिम मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की कंपनी पर होती है, और इसीलिए वो इंफ्रा परियोजना को समय पर पूरा करने की कोशिश करती है। PPP मॉडल से सार्वजनिक प्रबंधन, डिजाइनिंग, निर्माण, संचालन, रखरखाव आदि कार्यों से मुक्त हो जाता है, और जिसके कारण वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकता है, जैसे कि निष्पादन पर नज़र रखना आदि। चौथा, PPP मॉडल से इंफ्रा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के मिलन से संसाधनों, अनुभवों, तकनीकियों और ज्ञान का स्तर बढ़ता है। इससे इंफ्रा सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। PPP मॉडल के अंतर्गत निजी क्षेत्र की कंपनी के कारण सरकार के धन की बचत होती है, जिसका प्रयोग उन क्षेत्रों के इंफ्रा विकास में किया जा सकता है जिनमें निजी कंपनियां निवेश नहीं करना चाहती, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र आदि। उपयुक्त के बावजूद भारत में PPP मॉडल कई प्रकार की चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है और आलोचनाओं का विषय बनता है। इस संदर्भ में निम्न बिंदु महत्वपूर्ण है। एक में PPP मॉडल पर सार्वजनिक संपत्तियों पर सार्वजनिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है। निजी क्षेत्र की कंपनी को इस मॉडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की
स्वतंत्रताएं या छूटें देनी पड़ती है, जिसके कारण जन कल्याणकारी मुद्दों पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। इंफ्रा परियोजना की विफलता की स्थिति में जवाबदेही का निर्धारण करना कठिन होता है, क्योंकि एसपीवी में अलग अलग निजी कंपनियों की भागीदारी हो सकती है। तीसरा, कई बार सार्वजनिक क्षेत्र को अप्रत्याशित जोखिम में वहन करनी पड़ती है। चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होता है, इसीलिए वह इन जोखिमों से नहीं बच पाता है। भारत में पीपीपी परियोजनाओं को क्यों विवादास्पद है? भारत में पीपीपी परियोजनाएं कई प्रकार के विवादों में फंसी हुई है। मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार भारत में लगभग 40% पीपीपी परियोजनाएं विभिन्न विवादों के कारण या तो अपनी समय सीमा को पार कर चुकी हैं या अपनी लागतों के लक्ष्य को पार कर चुकी हैं। पीपीपी परियोजनाओं की विवादास्पद होने के कारण बैंकों के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बढ़ावा मिल रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा एनपीए से प्रभावित 5 सबसे बड़े क्षेत्रों में इंफ्रा क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया गया है। पीपीपी परियोजनाओं की विवादास्पद होने के पीछे उत्तरदायी मुख्य कारकों को निम्न प्रकार दिया जा सकता है। एक में एग्रेसिव बीडिंग, आक्रामक बोली के कारण प्राप्त होने वाली राजस्व और लगाई जाने वाली लागत के बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा पाना। इसके कारण कई बार निजी कंपनियां परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ने की कोशिश करती है, जैसा कि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो के मामले में देखा गया। दूसरा, रिस्क शेयरिंग, जोखिम वितरण को सही मॉडल को लागू नहीं होना। निजी क्षेत्र वित्तीय जोखिम उठाने में अधिक कुशल होता है, लेकिन भारत में निजी क्षेत्र पर अन्य जोखिम भी डाल दी जाती है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय और वानिकी संबंधी अनुमतियाँ आदि। तीसरा, वन साइज फिट्स ऑल प्रकार के एमसीए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट को लागू करना। इसके कारण परियोजना विशिष्ट समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। पूर्व योजना आयोग द्वारा 2006 में एमसीए का निर्माण किया गया। रीनेगोशिएशन का नहीं हो पाना, भारत में पीपीपी के अनुबंध के शर्तों को एक बार अंतिम रूप देने के बाद बदला नहीं जा सकता है। क्रोनी कैपिटलिज्म के डर के कारण प्रयोक्ता शुल्कों का स्तर और इंफ्रा सेवा की गुणवत्ता संबंधी मुद्दे। कई बार ये देखा गया है कि सरकारी प्राधिकरण, एनएचएआई आदि निजी कंपनियों को प्रयोक्ता शुल्कों को बढ़ाने की छूट दे देते हैं, जबकि उनके द्वारा इंफ्रा सेवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया जाता है और इससे विवाद उत्पन्न होते हैं। एएआई रेवेन्यू शेयर मॉडल, पीपीपी परियोजनाओं के क्षेत्र में विवाद निराकरण की कोई अनन्य, एक्सक्लूसिव और समर्पित डेडिकेटेड प्रणाली का नहीं होना। इसके कारण विवाद अनावश्यक रूप से विलंबित होते रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न कारणों से पीपीपी परियोजनाएं विवादास्पद बनी रहती है और इन्हीं विवादों के कारण पीपीपी मॉडल में निजी क्षेत्र की रुचि कम हो गई। इंफ्रा विकास में निजी क्षेत्र की रुचि को पुनः बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक नए मॉडल को शुरू किया गया, जिसे HAM के नाम से संबोधित किया गया। HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल प्रस्तावना, इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में लागू किया गया है। यह पारंपरिक EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल और BOT मॉडल का मिश्रण है। मुख्य विशेषता, इंफ्रा परियोजना की कुल लागत का 40% सरकार द्वारा लगाया जाता है। इंफ्रा परियोजना की कुल लागत का 60% भाग निजी कंपनी द्वारा निवेश किया जाता है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा किए गए निवेश को वार्षिक भुगतान एन्युटी के माध्यम से 15 से 20 वर्ष की अवधि में वापस लौटाया जाता है। भूमि अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है। पर्यावरणीय और वानिकी संबंधी अनुमति सरकार द्वारा ली जाती है। परिवहन संबंधी जोखिम सरकार की होती है। मुद्रास्फीति की जोखिम सरकार की होती है। मूल्यांकन, HAM हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसमें पीपीपी मॉडल की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई है। इस बात की अपेक्षा की जा सकती है कि HAM के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निजी क्षेत्र की रुचि बढ़ेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि गंगा की सफाई में भी इस मॉडल का प्रयोग की गई है। TOT मॉडल,